हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ट रीड क्लासेस में। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का रेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 तक के सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. अब देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि शेफालीज के 2 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कितने हैं? 30. अब मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों को मिलाकर 30 है। अब यहां पर यह चीज कहीं नहीं लिखा कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक सब्जेक्ट को हम सपोज कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहां लेट हर मार्क्स इन मैथ्स, और इसको हम लोग मान लेते हैं x। तो जैसे हमने ये मान लिया कि शेफालीज के मैथ्स में x मार्क्स मिले और टोटल कितना दे रखा है 30, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा यहां, हर मार्क्स इन इंग्लिश। तो कितना आ जाएगा 30 माइनस x। अब देखिए इतना जैसे ही हमने निकाल लिया दोनों डेटा इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से, अब अगले ही पार्ट में दे रखा है उसके कुछ कंडीशन। कहिएगा कंडीशन क्या है। अब कह रहा है कि यदि अगर मैथ्स में 2 मार्क्स अधिक आ जाते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आ जाते, तब जो दोनों के जो मार्क्स हैं उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट कितना देता है 210। तो इस तरह से अब हमारे दिमाग में क्या आया बात कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास मैथ्स में x मार्क्स हैं, इसमें हम कितना ऐड ऑन कर देते हैं 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। तो हम 2 मार्क्स ऐड ऑन कर लिया। फिर आगे लिखा है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो अब ये जो इंग्लिश के जहां मार्क्स हैं इसमें हम 3 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और साथ में आगे ये भी कह रहा है कि जो कंडीशन बनता है जब उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना देगा 210। तो यहां से हम क्या करेंगे 30 माइनस एक्स माइनस 3। जैसे ये पूरा का पूरा हमने कंडीशन सेकेंड पार्ट से इकट्ठा कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही कितना दे देगा रिजल्ट 210। अब क्या करेंगे ये देखिए, सबसे पहले हमने इस पूरे कंडीशंस को अलजेब्रिकली एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि यहां से मुझे क्या निकले, x का वैल्यू निकले। क्योंकि आगे लिखा है फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो ये तभी निकल पाएगा जब मुझे x का वैल्यू निकलेगा। तो अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम x प्लस 2 को यहां एज इट इज लिख देते हैं, और यहां पर जो 30 और 3 दोनों ही कांस्टेंट है, इन दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब देखिए यहां पर x प्लस 2 है, यहां 27 माइनस एक्स है। हम सिंपली क्या करेंगे, बारी बारी से x के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और 2 के साथ लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, यहां x को जब 27 के साथ करेंगे तो 27x, और फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 54, और फिर ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ निगेटिव है। अब हमारा टेंडेंसी क्या होता है कि जब भी एक्स स्क्वायर के साथ निगेटिव साइन हो तो हम इसका साइड चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से जब इसको ले जाएंगे तो इसके साथ साथ हम सबको क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे शिफ्ट किया तो ये देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आ गया। अब ये दोनों जब सॉल्व होगा, क्योंकि ये 27x है और ये माइनस 2x है, तो जब दोनों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25x, और जब ये राइट साइड जाएगा तो राइट साइड जाकर के ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25x। और जैसे 54 अगर हम 210 के साथ माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 156। इस तरह से हमने ये देख लिया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और साथ ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं,
एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर और दूसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अब देखिए, मुझे फैक्टराइजेशन मेथड इसमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये हम इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहिएगा ऐसे कैसे? मुझे ये बात पता है कि जो 156 है इसको हम दो अलग अलग 12 और 13, देखिए अगर हम दो अलग अलग नंबर में तोड़ दें तो ये दोनों का जो सम है वो 25 होता है और दोनों का मल्टीपल 156 होता है। और साथ ही ये भी है कि पीछे कितना लाना है मुझे, माइनस, तो इसके पीछे भी माइनस डाल दीजिए और इसके पीछे भी माइनस। अब कहिएगा क्यों? दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस तो प्लस दे देगा, जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल दे देगा। और चूंकि एक्स स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसमें भी आप एक्स डाल दीजिए और इसमें भी एक्स डाल दीजिए। तो अब देखिए, अब मुझे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बहुत ही इजी तरीके से क्या हमने कर दिया, यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। अब हमने क्या करना है ये देखिए, जस्ट हमने इस -25x के जगह पर अब क्या लिखना है, ये लिखना है। इस तरह से ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हो जाएगा और साथ साथ फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा इसका। तो ये लिखा -12x -13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, बहुत अच्छी तरीके से हमने क्या किया, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया और जिस फैक्टराइजेशन का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पूरे मैकेनिज्म को समझते हुए हमने इसको क्या किया, -12x और -13x लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहला 2 और लास्ट वाले 2 में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या आ रहा है, फैक्टर x आ रहा है, तो यहां आ गया x -12 और यहां से 13 आ जाएगा नेगेटिव के साथ, तो ये हो जाएगा x -12 इज इक्वल टू 0। क्यों? आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। और साथ ही एक और चीज हमने बताया था कि ये फैक्टराइजेशन तब सही माना जाएगा जब ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम आए। तो इस तरह से ये दोनों सेम आ गया, तो अब इससे ये प्रूफ हो गया कि ये हमारा जो कैलकुलेशन है पूरा का पूरा वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फाइनली इन दोनों को एक बार फिर से कॉमन ले लेंगे, तो x -12 बचा हुआ हो जाएगा हमारा x -13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों फैक्टर को 0 को इक्वल करेंगे। तो यहां से देखिए, अगर हम ये मान लें कि इफ x -12 इज इक्वल टू 0, तो देन क्या होगा, x इज इक्वल टू 12, और यहीं पर अगर हम मान लेते हैं और x -13 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 13। बात समझिएगा। अब मुझे x का 2 वैल्यू आ गया, कोई बात नहीं है। अब हम दोनों वैल्यू के लिए अलग अलग से ये कंडीशन देखेंगे कि क्या होता है। कहिएगा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू एप्लीकेबल है। अगर कोई निगेटिव में होता तो हो सकता है कि हम इसको इग्नोर कर देते, लेकिन ये दोनों ही पॉजिटिव में है, इसलिए दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और दोनों ही वैल्यू अलग अलग कंडीशंस के लिए मैथ्स का मार्क्स बताएगा। और जब इस केस में अगर ये x 12 दे दिया, दैट मीन्स कि जब मैथ्स का मार्क्स 12 दे दिया, तो यहां पर इंग्लिश कितना दे देगा, देखिए यहां से इंग्लिश दे देगा कितना, 30 - 12, तो ये हो गया 18। अब यहां से अगर इंग्लिश की बात करें तो ये हो जाएगा 30 - 13, तो ये हो गया 17। तो इस तरह से दो अलग अलग कंडीशन बना, 12 एंड 18, और यहां पर बचा 13 एंड 17। इस तरह से हमने इसके मार्क्स निकाल लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। इस क्वेश्चन से मुझे यह समझ में आ गया कि इस पूरे क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर फील्ड का कंसेप्ट यूज हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे हमने रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ किया, अब रेक्टेंगल के बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है और उसका डायगोनल क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम अगर इससे रिलेट करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है ये, कि इसका जो डायगोनल है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो क्या है, उस शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर, और जो उसका लेंथ है वो उसके शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर। तो अब हमने पूरे कंसेप्ट में ये देख लिया कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड में यदि मैं किसी भी तरह शॉर्टर साइड तक पहुंच जाऊं, तो जैसे शॉर्टर साइड तक पहुंच जाऊंगा तो उससे मैं डायगोनल भी निकाल लूंगा और लॉन्गर साइड भी निकाल लूंगा। तो अब देखिए यहां से ये हमारा यहां डायगोनल दिया और ये हमारा लॉन्गर साइड दिया।
तो ये हमारा लॉन्गर साइड है जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, ये हमारा शॉर्टर साइड है जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं, और ये हमारा डायगोनल है। अब देखिए जैसे ही मुझे शॉर्टर साइड मिल जाए तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे हमारा शॉर्टर साइड? तो शॉर्टर साइड को हम लोग यहां क्या करेंगे, सपोज करेंगे, तो लिखेंगे लेट दी शॉर्टर साइड बी x मीटर। और जैसे ही शॉर्टर साइड मिल गया तो यहां से बारी बारी से हम डायगोनल भी निकाल लेंगे। तो डायगोनल कितना निकला, ये देखिए, डायगोनल निकलेगा शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर लिखा है, और जो हमारा यहां से जो लॉन्गर साइड है जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, तो ये लॉन्गर साइड हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 30। बस यही दे रखा है। जैसे ये सारा का सारा डायमेंशन दे दिया, तब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका साइड बताओ। दैट मीन्स आपको शॉर्टर साइड निकालना है, दैट मीन्स x और फिर x प्लस 30। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मुझे पूरा रेक्टेंगल का कंसेप्ट पता है और मुझे ये बात पता है कि लेंथ और ब्रेथ के बीच में 90 डिग्री फॉर्म करता है, और जैसे ये 90 डिग्री फॉर्म किया तो ये वाला पार्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देता है। और आपको राइट एंगल ट्रायंगल से ये बात पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को यूज करके और एक अलजेब्रिक क्या बनाएंगे, अलजेब्रिक कंडीशंस फ्रेम करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलते हैं अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाकर और फिर उस पूरे को सॉल्व आउट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे यहां, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है कि जो ये डायगोनल है वो डायगोनल का स्क्वायर कितनी यहां दे रखा है, डायगोनल का स्क्वायर ये है x प्लस 60 का स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और इसके आगे क्या होगा, एक हमारा छोटा वाला साइड जिसको हम लोग बेस ले लेते हैं, और अगला वाला क्या है x प्लस 30 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा कंडीशन हमने राइट एंगल को समझते हुए और पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, जिसमें डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो हमारा शॉर्टर साइड है इसका स्क्वायर। आप चाहे तो इसको पहले लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है। तो ये हमने लिख दिया कि शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस और जो लॉन्गर साइड है इसका स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर ये स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, और यहां पर होल स्क्वायर है, ये सिंपली स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाकर हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर देखिए कैसे यूज हुआ है, तो यहां लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 62 जा 120x अब प्लस 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। यहां से करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, और 32 जा कितना 60x अब प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900। अब क्या करना है, ये देखिए इस पूरे पार्ट को मुझे इधर लेके जाना है। क्या होगा ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर यहां से आप कैंसल आउट कर दीजिए। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो यहां से हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो 120x जब इधर जाएगा तो ये 60 होके ये माइनस 60 हो जाएगा, ठीक। और जब ये इधर जाएगा तो इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने क्या किया, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए भी मेरे दिमाग में ये था कि हम किसी तरह से उसको क्या करें, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी लिख दें। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब देखिए फिर हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर करेंगे और एक फैक्टराइजेशन। एक और बात बता देता हूं, जब बहुत बड़ा यहां पर देखते हैं, यहां पर कितनी बड़ी संख्या है, ये जब बहुत बड़ी संख्या हो तो फैक्टराइज करने से आप क्या करेंगे, बचेंगे। लेकिन यहां पर देखिए हम कितना मास्टर ट्रिक बता रहे हैं आपको कि जब यहां पर 2700 हो ना, और ये जो डबल जीरो है उस डबल जीरो को आप इस तरह से यहां पर फैक्टराइज करके आपको बता देता हूं। जैसे ये माइनस 2700 है और जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
अब बीच में एक बार देखिए 60 दे रखा है, आप क्या करिए, ये जो डबल जीरो है ना, इसको आप अलग अलग जीरो लिख दीजिए। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग रूल है, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है ये। अगर ये आप सीख गए ना तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का फैक्टराइजेशन आप चुटकियों में कर लेंगे। तो ये दोनों को हमने जीरो जीरो अलग अलग कर लिया, दैट मींस इसको हम 100 मानकर 10 into 10 कर लिया। ठीक, अब देखिए एक बार x इधर कर लीजिए, इसमें से x इधर कर लीजिए। अब हमारे पास कितना बचा, 27। अब अगर इस 27 को 9 3 जा 27 लिख दो तो कोई दिक्कत, तो इसके पीछे 9 लिख दिया, इसके पीछे 3 लिख दिया। अब जो मुझे रिजल्ट लाना है वो निगेटिव में लाना है, तो बड़ी वाली संख्या के पीछे निगेटिव और छोटी वाली संख्या के पीछे पॉजिटिव, बस हो गया। देखिए ना तो हमने कोई लंबा चौड़ा फैक्टराइजेशन किया, ना हम इसमें से कोई ग्रुपिंग किया, ना हमको कोई सिरदर्द हुआ इसमें, और सिंपल तरीके से हमने यहां से फैक्टराइज कर लिया। अब सीधे इस दोनों पार्ट को उठा के यहां पर हम लिख देते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 27, 100 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहां से जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90, और यहां से जब प्लस 30 कॉमन आएगा तो x माइनस 90। देख लीजिए बिल्कुल सही है, जीरो कॉमन आ गया, एक जीरो बच गया, 9 3 जा 27, ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से अगर फाइनल आप कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से जब जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा एक, इसके इज इक्वल टू 0 करिए तो ये हो जाएगा माइनस 30। और आपको ये बात पता है कि x हमने किसको सपोज किया है, x तो हमने शॉर्टर साइड को किया है, तो जब लेंथ ऑफ दी साइड है तो ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो यहां से क्या करेंगे, इसको यहां से रिजेक्ट कर देंगे इसको, और बंद करें तो इसके आगे आप लिख सकते हैं कि सिंस द लेंथ ऑफ दी साइड नेवर निगेटिव, तो ये हमने यहां से इसको कैंसल आउट कर दिया। अब जो दूसरा बचा वो क्या है, x माइनस 90 इज इक्वल टू कितना, 0, तो यहां से x कितना आ गया, 90। अब ये x इज इक्वल टू 90, तो ये बिल्कुल ही क्या दे दिया आपका, शॉर्टर साइड। जैसे x इज इक्वल टू 90 आ गया, क्वेश्चन में लिखा फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, डायगोनल नहीं निकालना, तो सीधे हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा लॉन्गर साइड है वो निकाल लेंगे। तो ये जो लॉन्गर साइड है वो कितना है, ये देखिए, तो लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30, और ये x हमारा 90 है, तो 90 प्लस 30, तो ये हो गया हमारा कितना, देखिए 120 मीटर। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड का पूरा डायमेंशन बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, देन फाइंड द टू नंबर्स। अब देखिए जो हम पहला पार्ट इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें लिखा है कि दो नंबर्स तो है, लेकिन उन दोनों नंबर को जब हम स्क्वायर करके दोनों के बीच में नेगेटिव साइन डालते हैं तब इसका आंसर देता है 180। अब यहां पर यह समझ में नहीं आता कि जब हम पहला किसी नंबर को अगर हम मान भी लेते हैं, जैसे मान के चलिए x सपोज कर लेते हैं, तो फिर अदर नंबर क्या करेंगे, तो यहां डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दोनों अलग अलग नंबर्स हम सपोज ही कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहां लेट दी टू नंबर्स बी x एंड y। अब जैसे ही हमने टू डिफरेंट नंबर्स ले लिया, अब देखिए अब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे और दोनों के बीच में माइनस रखेंगे तो 180 देगा। अब हमारे दिमाग में यह बात आ रहा है कि क्या दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, तभी तो हम बड़े वाले को पहले रखेंगे, बीच में माइनस रखेंगे। तो यहां इस प्रॉब्लम को हम यहां क्या करते हैं, दूर कर देते हैं, वेयर x इज ग्रेटर देन y। अब यहां से पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जिसके बिहार पर हमने ये दो अलग अलग वेरिएबल सपोज किया है, उसके बिहार पर एक यहां से मैथमेटिकल रिलेशंस दे रहा है कि जब पहले वाले का स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों का दोनों जो माइनस होगा तो कितने के बराबर देगा, 180। अब यहां तो इतना तक तो कर लिए। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो यहां तक तो आपके तुरंत जल्दी से हो जाएगा।
लेकिन आप देखिए कि ये सिंगल इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स है, तो हम x और y की वैल्यू सिंगल इक्वेशन से तो निकाल नहीं सकते। तो अब हम मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो एक्स स्क्वायर को हटा के वाई स्क्वायर वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करके और दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर है इस पार्ट में। तो लिखा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और मुझे यह बात पता चल गया कि स्मॉलर क्या है, y। तो अब यहां से देखते हैं एंड जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो जो लार्जर नंबर है उसका 8 टाइम्स है। तो जैसे मैंने देखा अच्छा वाई स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन सेकेंड पार्ट से मुझे मिल गया, तो तुरंत क्या करेंगे इसको, क्योंकि मुझे इसी की तलाश थी। तो जैसे मुझे वाई स्क्वायर का एक्स के टर्म में सब्स्टिट्यूशन दिख गया, हम तुरंत क्या करेंगे, फटाफट इसको इसके जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जैसे सब्स्टिट्यूट किया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब क्यों अपना टाइम खराब करें, इस 180 को भी साथ साथ हम किधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो जैसे लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आया, सारे के सारे मैकेनिज्म ऐसे ऐसे घूमने लग गया। कहिएगा कौन कौन सा, पहले इन दोनों का मल्टीपल, फिर इनके साइन का डिसीजन की प्लस माइनस होगा कि माइनस प्लस होगा। अब यहां पर थोड़ा सा हम टाइम देकर फिर से एक बार हम लोग कहां चले जाते हैं, फ्लैशबैक में। तो देखिए कैसे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर देगा माइनस, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, केवल फैक्टराइजेशन का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो मैं बता रहा हूं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180x²। अब देखिए बीच में यहां माइनस है और यहां पर भी माइनस है, इतना बात समझ में आ गया कि मुझे अलग अलग साइन यूज करना पड़ेगा। तो एक बार हमने यहां प्लस ले लिया, यहां माइनस, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही आ गया। तो ये तो बात क्लियर हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर है तो यहां पर दोनों तरफ एक्स कर दीजिए, ये तो बिल्कुल ही याद ही रख लीजिए। इसीलिए जब आप थोड़े से भी एक्सपीरियंस हो जाइएगा तो आपको ये डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता ही है कि ये एक्स स्क्वायर दो अलग अलग एक्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और अगर ये बीच में माइनस है यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जरूर से ये डिफरेंट साइन यहां देगा। अब ये 180 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसका सम और डिफरेंस, ऑब्वियसली यहां पर डिफरेंस ही होगा, वो कितना हो जाए, माइनस। तो मुझे ये बात पता चल गया कि 18 10 जा 180। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए माइनस है यहां, तो 18 को हम निगेटिव के साथ रखेंगे और 10 हमने किसके साथ रख लिया, पॉजिटिव। अब यही दोनों जो हमारा फैक्टर बना, इन दोनों का मल्टीपल इसके इक्वल है और इन दोनों को प्लस माइनस करने से बीच वाले के जैसा। तुरंत क्या करेंगे, इसको यहां पर अप्लाई करने वाले हैं हम। तो यहां से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां लगाएंगे हम लोग माइनस 18x, अब मर्जी तो चाहे प्लस 10x रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस 18x प्लस 10x, और यहां पर है ही 180 इज इक्वल टू 0। फिर से वही पहला दो और आखिरी वाले दो, यहां से x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 18, और यहां अगर हमने 10 कॉमन ले लिया तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर। अब देखिए ये दोनों ही पार्ट फिर से इक्वल हो गया। ये इंश्योर करता है कि हमारा क्वाड्रेटिक का जो ये हमारा इक्वेशन था उसका फैक्टराइजेशन बिल्कुल ही करेक्ट है। अब यहां से x माइनस 18 फाइनली बाहर ले लेंगे और यहां x प्लस 10 इधर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या करेंगे, इफ x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, देन हो जाएगा x इज इक्वल टू 18। और x जैसे ही निकला तुरंत मुझे समझ में आ गया, यस हमारा एक वेरिएबल तो आ गया, ठीक। और ये x साथ साथ क्या है, देखिए इन दोनों में से मुझे ये बात पता है कि x हमारा लार्जर नंबर है, तो ये आ गया। इसी के साथ साथ हम यहां पर ये भी निकाल लेते हैं जो स्मॉलर नंबर है, तो क्या हो जाएगा यहां, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 8 इंटू, ध्यान से समझिएगा 18। अब एक और बात याद दिला देता हूं, अगर किसी संख्या का स्क्वायर अगर कोई रिजल्ट देता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू
18 8 जा 144, और ये 144 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। अब इस 12 का स्क्वायर जो है और ये स्क्वायर है, तो यहां से अगर हम y इज इक्वल टू निकालें तो ये ऐसे देगा प्लस माइनस अंडर रूट 12 स्क्वायर। तो यहां से ये कट गया, तो यहां से जो आपका स्मॉलर नंबर दे दिया वो कितना दे दिया, ये देखिए एक दे दिया 12 और एक दे दिया -12। तो यहां तक बात पूरा क्लियर है। अब देखिए जैसे ही आपको ये दोनों नंबर निकल गया तो हमारा आंसर भी पूरा क्लियर हो गया। क्या, देखिए एक बार जब लार्जर नंबर, देयरफॉर यहां लिखते हैं जो 2 नंबर्स था हमारा, देयरफॉर 2 नंबर्स आर, एक बार हम यहां से ले लेते हैं 18, 12, ध्यान से समझिएगा यहां पर, और यहां पर एक और लिख सकते हैं 18 एंड -12। तो ये हमारा 2 नंबर्स अलग अलग आ गए। ठीक, अब आ जाते हैं एक बार x इज इक्वल टू -10, और अगर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा तो यहां पर x इज इक्वल टू -10 होगा, जो कि अभी हमने आपको बोल दिया था डायरेक्ट, क्योंकि देखने से पता चल जाता है कि यहां बोल देंगे x इज इक्वल टू 18 और यहां बोल देंगे x इज इक्वल टू -10। अब एक बात बताइए कि x इज इक्वल टू अगर -10 होगा और किसी संख्या का स्क्वायर, यहां देखिए डायरेक्ट, तो किसी संख्या का स्क्वायर अगर हम यहां निकालते हैं इससे, तो ये 8 इंटू -10, तो ये दे दिया -80। और आपको ये बात पता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निगेटिव दे नहीं सकता, तो यहां पर क्या बोल लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से मेरा एक डेटा यहां कैंसल हो गया, कौन सा, निगेटिव वाला। तो अब इस तरह से जो मेरा फाइनल आंसर आया वो ये आया कि एक 18 और 12 और एक 18 तो -12। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन का अच्छी तरीके से एक एक करके सारे कंसेप्ट्स को समझते हुए हमने इस क्वेश्चन को कर डाला, और साथ साथ हमने इसको भी समझ लिया कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी निगेटिव में नहीं होता। इसी के बिहाफ पर हमने ये वैल्यू रिजेक्ट किया है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 8 says that a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Then find the speed of the train. अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एक ट्रेन अपने यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब देखिए जैसे 360 किलोमीटर अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो यहां से एक इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठा कर लिया। अब जैसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखा, नेक्स्ट पार्ट में लिखा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, देन लिखा है कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो ये सेम जर्नी का मतलब क्या हुआ, यहां से हम जो डिस्टेंस जो यहां से यूज करेंगे इस केस के लिए, वो हम 360 ही यूज करेंगे। तो अब देखिए दोनों ही पार्ट को जब हम इकट्ठा मिलाते हैं तो यहां से एक बात समझ में आ गया कि मुझे दोनों ही सिचुएशन के लिए कि ये ट्रेन कितना टाइम लेती है वो सबसे पहले हम निकाल लें, क्योंकि कहिएगा आप टाइम पर हम कैसे डायरेक्ट पहुंच गए, क्योंकि आखिर में इन्होंने लिखा है कि कितना कम टाइम लेती है, 1 आवर। इसका मतलब है कि दोनों सिचुएशन से मुझे टाइम जब निकल जाएगा तो हम दोनों को कंपैरिजन करके क्या करेंगे, 1 आवर के इक्वल या इसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे। तो इस तरह से अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि देखिए फिर आगे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के आखिरी में कि आपको उस ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि सबसे पहले उस ट्रेन की एक्चुअल स्पीड हम लोग सपोज कर लें। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, speed of the train is equal to x किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप इनिशियल स्पीड सपोज कर लीजिए या फिर उसको एक्चुअल स्पीड सपोज कर लीजिए या ओरिजिनल स्पीड सपोज कर लीजिए, सब बात एक ही है। ठीक, तो अभी हमने इसको सिंपल तरीके से सपोज कर लिया कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए हमने अभी आपको क्या बोला कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस एक ही चीज समझना है कि हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करेंगे। तो इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग आपको यहां से देखकर करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम ये देख लें कि केस 1 में क्या कह रहे हैं। देखिए केस 1 में क्या कह रहे हैं, केस 1 में है कि ये ट्रेन 360 किलोमीटर का डिस्टेंस
अपने यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। तो इसका मतलब ये कि जो केस 1 है इसमें गिवन डिस्टेंस कितना है, देखिए गिवन डिस्टेंस 360 किलोमीटर, और उसी केस 1 का मेरे पास यहां स्पीड दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां टाइम निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम सब जगह यूज करते हैं। यह फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस केस के लिए मुझे टाइम चाहिए, तो उस टाइम को हम इधर ले जाएंगे, स्पीड को हम इधर ले जाएंगे। तो बस इसी को हम लोग रीराइट करके फिर से हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस अब देखिए, जो फॉर्मूला हम पहले से जानते थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं से हम रीराइट करके क्या कर लिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम क्या करेंगे, यही सेम फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे। तो जब गिवन डिस्टेंस हमारा इतना है, तो इस केस के लिए जो टाइम आएगा वो देखिए, टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना 360, और हमारा जो ट्रेन की स्पीड है वो है x। तो ये जो आंसर आएगा ना वो आएगा r में। दैट मीन्स इतने आवर्स ट्रेन ने लिए जब 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल किया। तो ठीक है, अब देखिए, अब आ जाए केस 2 में। ठीक, केस 2 में ये जो स्पीड था वह स्पीड थोड़ा सा क्या हुआ, इनहैंस हो गया। लिखा है कि द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो यहां से हम लोग लिखते हैं न्यू स्पीड। ठीक है, तो न्यू स्पीड कितना हो गया, पता ही ये ट्रेन की है, तो न्यू स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। जितना लिखने से आपका सारा इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाता उतना ही लिखिए, मैथमेटिक्स में ज्यादा लिखकर आप परेशानी में मत फंसिए। ठीक है, अब देखिए यहां जैसे हमने ये लिख दिया कि न्यू स्पीड इतना है, और डेटा में क्या कर रहे हैं, सेम जर्नी, तो डिस्टेंस तो बिल्कुल ही सेम है, तो डिस्टेंस भी यहां कितना है, सेम ही है। तो यहां से डिस्टेंस भी हम लोग लिख लेते हैं 360 किलोमीटर। ये लिखना मैंडेटरी है क्योंकि दोनों अलग अलग हमने केसेस बनाए हैं। तो यहां इसके लिए तो मुझे ये बात पता है, यहां से इसको हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो यहां से ये आ गया, और यहां से फिर से टाइम निकाल लिया। टाइम कितना, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए एक और लॉजिक वाली बात क्या है, अब चाहे तो इसमें एस लगा दीजिए, एस लगा दीजिए। ठीक, देखिए जब ट्रेन फास्ट चलती है ना, तो सेम डिस्टेंस को कम टाइम में वो कवर कर लेती है। बिल्कुल लॉजिक है कि अगर आप पैसेंजर ट्रेन से कितने भी दूरी को अगर आप कवर करते हैं, और उसी उतनी दूरी को अगर आप फास्ट ट्रेन से करते हैं, ठीक है, तो सुपर फास्ट ट्रेन से अगर करते हैं तो वहां पर टाइम आपको कम लगता है। तो बस यही केसेस है। तो अब देखिए, और एक और बात मैथमेटिकली, कि अगर न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर जिसका अधिक है वो वैल्यू कम देगा। तो इसका मतलब है कि दोनों केस में, इस केस में टाइम कम लग रहा है। अब जब मुझे एक बात समझ आ गया कि दोनों में ये टाइम कम ले रहा है, ये टाइम अधिक ले रहा है। ठीक, अब इन दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यही लिखते हैं डायरेक्ट। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब हम दोनों को माइनस करेंगे, दैट मीन्स इसको पहले रखेंगे 360 अपॉन एक्स, और जब माइनस करेंगे, बस यही बात आपको समझना है कि माइनस हमने क्यों किया, और ये कितना दे देगा 1। बस देखिए 2-3 जगह इसमें यह है कि आपको फंसा सकता है ये क्वेश्चन, और स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। आप प्लीज मिस्टेक ना करें, इसके लिए मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह चीज कहीं नहीं लिखा कि आप टाइम निकालो, लेकिन आप टाइम फिर भी निकाले, क्योंकि यहां से आपको पता चल गया कि जब तक दोनों ही केस में टाइम निकालेंगे नहीं, तब तक हम इसको अलजेब्रिकली एक्सप्रेस कर नहीं सकते। अब एक और कंफ्यूजन होगा कि हम इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको। ऑब्वियसली यहां पर अपना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि जो ट्रेन फास्ट है वो ट्रेन कम टाइम लेती है, तो वो कम वाला हमने इधर रखा, ज्यादा वाला इधर रखा। अब सिंपली क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करके और यहां से x की वैल्यू निकाल लेना है। तो चलते हैं डायरेक्ट, फटाफट हम लोग जो रूल जानते हैं वो करते चलते हैं अभी। तो ये हो गया हमारा कितना, सीधे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया।
दोनों अलग अलग था तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आपको यह बात पता है कि जब दोनों ही मल्टीप्लाई होकर नीचे आता है तो जब इस पूरे पार्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो x हट जाएगा और x+5 बच जाएगा, ये x+5 ऊपर चला जाएगा। एक और बात देखिए, ऊपर दोनों में 360 है, फटाफट हम क्या करेंगे उसको कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। तो देखिए बिल्कुल 360 इधर रख के ऐसे ब्रैकेट डाल दिया। अब यहां पर 1 बच गया तो 1 के साथ x+5 और इधर भी 1 बच गया तो माइनस ये चला जाएगा इधर। देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। जैसे ही यहां पर हमने देखा ये कट गया, अब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत ही सिंपल हो गया। और इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर मल्टीप्लाई करके और ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करूं इसके नीचे 1 लिखकर, तो x² + 5x। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही आसानी, पहले हम लोग इधर लिखते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले ये 0 हो जाएगा, फिर 6 5 30 और 5 3 15 और 3 18। तो ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, 1800 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हमने 1800 को इधर शिफ्ट किया तो ये कंप्लीट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया फिर हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर या फैक्टराइजेशन। बट मुझे जब भी जीरोस वाला टर्म होता है ना तो बड़ा मजा आता है, बिना किसी मेहनत के आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर पाएंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप मैकेनिज्म देखिए कि ये 0 है, 00, तो ये 100 के उसको, तो 100 को तोड़ना बहुत आसान है, कितने भी आप इजीएस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हैं। कैसे, 5 × 5 × 2 × 2, देखिए हो गया 100, टूट गया। और 18 है तो 18 का पता ही है, 3 × 3 × 2। तो जब आप थोड़ा सा भी फैक्टराइजेशन जान चुके हैं ना तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आपको फैक्टराइजेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो डायरेक्ट हम यहां करते हैं, ये देखिए 1800 को जैसे अभी हमने बताया है ना स्टेप बाय स्टेप, अभी मैं अलग अलग नहीं कर रहा, अभी मैं इसका फैक्टर कर रहा हूं ऐसे अलग 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 अलग। तो 100 को हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 100 को 10 × 10 और डायरेक्ट इस 18 को जितना ज्यादा से ज्यादा आप इजीएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं लिख लीजिए। तो 3 3 9 और 2 18, तो हो गया हमारा काम। अब एक बार ये देख लेते हैं कि इसके अंदर भी कुछ कुछ फंसा हुआ है बात। तो 5 2 10, 5 2 10, देखिए हो गया। तो ये कंप्लीट हमारा यहां से इस बॉक्स को ऐसे बना लीजिए ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। तो ये 1800 को हमने बिना किसी लॉन्ग डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन के डायरेक्ट हमने सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब करना क्या है, ये देखिए यहां माइनस है और यहां पर प्लस है, तो हम क्या करेंगे, और डिफरेंस मुझे किस में लाना है, 5 का। तो देखते हैं डायरेक्ट कितना आ रहा है, ये देखिए 3 3 9 और 9 5 45, यहां पर ये हो गया। और यहां देखिए क्या बच गया, 2 2 5 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 40। वाह कमाल हो गया। 45 और 40 दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5 का। बस हमारा काम चल गया। अब इसके पीछे प्लस है तो बड़े वाले के पीछे प्लस और छोटे वाले के पीछे माइनस लिख दिया। एक्स तो पता ही है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया x²। और ये डालिए यहां प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना पड़ा। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना तो इस तरह के क्वेश्चंस आप भी बहुत इजी तरीके से कर पाते हैं। अब यहां पर डायरेक्ट वही रूल जो आप जानते हैं, यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x + 45 और यहां पर -40 कॉमन लेंगे तो x + 45 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या करेंगे, x + 45 कॉमन ले लीजिए, फाइनली x - 40 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से अगर 0 के बराबर करते हैं तो देखिए यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -45, इसको काट दीजिए। कहेगा क्यों, आप देखते कैसे काट दिए, क्योंकि हमने पहले से x को किसके सपोज किया है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन कभी निगेटिव में होता नहीं है, मिनिमम 0 हो सकता है। जब अगर कोई ट्रेन कहीं रुकी हुई है तो कम से कम 0 हो सकती है, निगेटिव कभी नहीं हो सकती। बस यही चीज चेक करना था आपको। अब अगर ये आ गया, दूसरा क्या, x इज इक्वल टू 40, जब इसको इक्वल करेंगे तो, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से हमने इस पूरे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझाते हुए उस ट्रेन के स्पीड को हमने निकाल लिया। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 says that 2 water taps together can fill a tank in 9 whole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब इस क्वेश्चन से मुझे पता चला
कि एक टैंक है और उस टैंक में दो डिफरेंट डायमीटर्स वाले टैप्स लगे हैं। अब इस कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये एक टैंक है, इस टैंक में दो डिफरेंट डायमीटर्स, तो एक हम स्मॉलर डायमीटर्स ले लेते हैं और दूसरा हम लार्जर डायमीटर वाले टैप ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जैसे हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। ठीक है, कह रहा है जब ये दोनों मिलकर एक साथ टंकी को भरता है तो टंकी 9 होल 3/8 आवर्स में भर जाता है। तो ये गिवन डेटा है, तो हम लिख लेते हैं इसे। गिवन में टाइम टेकन बाय both the taps। अब ये टाइम टेकन बाय बोथ दी टैप्स दे रखा है 9 होल 3/8 आवर्स। तो मैं क्या करूंगा, इसे 9 होल 3/8 आवर्स जो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो देखिए 9 8 जा 72 और 3, तो ये हो गया 75/8 आवर्स, ये लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। अब रुक जाइए, ये वाला जो पार्ट था वो दे रखा था जब दोनों ही टैप्स एक साथ मिलकर वर्क करे, एक साथ मिलकर पानी भरे, तब ये जो टैंक है, ये टैंक को भरने में इतना टाइम लगता है। अब क्वेश्चन आगे बदल गया, अब कह रहा है कि ये जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है, अगर इसको हम अकेले खोलते हैं तो जो स्मॉलर जो डायमीटर वाला टैप है उसको अकेले खोलने से जितना टाइम लगता है उससे 10 आवर्स कम लगता है। बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए उस कंसेप्ट को। जैसे अगर इसको 30 घंटे लगे तो इसको कितने लगेंगे, उससे 10 घंटे कम, दैट मीन्स कितने, 20 घंटे। तो इस तरह से आप उस पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे ये नहीं पता कि किसको कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली, तो हम ये मान लेते हैं कि स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है उसको x आवर्स लगता है। तो यहां लिखते हैं लेट टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप मतलब स्मॉलर डायमीटर वाला टैप, वो क्लियर है। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं x आवर्स। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अब जो लार्जर डायमीटर वाला है वो इससे 10 आवर्स कम लेता है। तो यहीं से क्या करते हैं, इसमें टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, तो कितना हो जाएगा ये x माइनस 10 आवर्स। बस, अब कुछ नहीं समझना। जैसे हमने जितने भी डेटा दे रखा था इसको हमने किसी न किसी तरह से कोरिलेट कर दिया। अब देखिए, अब इन तीनों को एक दूसरे से रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा इसमें अप्लाई होता है। अब वो कौन सा कंसेप्ट है, ये है टाइम एंड वर्क। अब रुकिए, बस यही थोड़ा सा जो कंसेप्ट है एक्स्ट्रा, वो सभी बच्चों के लिए भारी पड़ता है। अब इसको मैं चाहूंगा कि 1 मिनट का टाइम आप उस कंसेप्ट पर दें ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए परमानेंट हो जाए और इजी से भी इजी हो जाए। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। ध्यान से सुनते रहिएगा क्या बता रहा हूं। एक आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो अगर मैं बोलूं कि वो आदमी एक दिन में उस काम का कितना भाग किया, तो ऑब्वियसली वो आदमी उस काम का 1/3 करेगा। और यदि उसी काम को, ध्यान से समझिएगा, उसी काम को अगर कोई दूसरा आदमी 5 डेज में करता है तो एक दिन में वो क्या करेगा, उस काम का कितना भाग करेगा, तो उस काम का 1/5 पार्ट करेगा। देखिए कितना इजी है। तो हमने क्या देखा कि डेज को, जितना डेज था उस डेज को जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं
तो एक दिन का इफिशियंसी आ जाता है। अब उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मैं क्या बताना जा रहा हूं। 1/3 और 1/5 ये दोनों का क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब ये दोनों ही आदमी एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे तो आदमी का तो अपना अपना इफिशियंसी होता है, तो आदमी अपने अपने इफिशियंसी से काम करेगा। तो एक दिन में फर्स्ट जो मैन था वो 1/3 काम करेगा इफिशियंसी से, और ये 1/5, तो दोनों का मिला के एक दिन कितना काम होगा जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, इतना काम होगा, बस हो गया हमारा काम। इस पूरे कंसेप्ट को हम यहां अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखिए कैसे, ये लिखा यहां कि जो स्मॉलर टैप है वो टोटल x आवर्स लेता है उस टैंक को कंप्लीटली भरने में। तो अभी बताइए कि 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा उस टैंक का अकॉर्डिंग टू दिस। तो देखिए आ गया पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉलर टैप 1 आवर में इतना पार्ट पानी इसमें भर देगा। ओके, साथ में मैं लार्जर को भी ले आता हूं, तो लार्जर भी 1 आवर में इतना पार्ट भरेगा। अब सुनिए, जब दोनों मिलकर इतना आवर्स में टैंक को भर देता है तो दोनों मिलकर 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा, तो इसको उल्टा दीजिए, तो ये हो गया 8/75। बस यही एक कंसेप्ट है जो कंसेप्ट आपको हमेशा परेशान करता है। हमेशा ये कंसेप्ट आपको लगेगा पता नहीं इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये क्वेश्चन कहां से आ गया। सभी बच्चे इससे परेशान रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके और आंसर निकालते हैं। ठीक, अब चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम में आपको पता है दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। अब जैसे मल्टीप्लाई किया ये इधर चला जाएगा, ये इधर लिख दिया, ये इधर, और 8/75। अब देखिए थोड़ा सा मुझे क्या दिखा कि ये देखिए ये x और x 2x और 10 दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, और अगर हम ऊपर से ऊपर काट देना तो हमारा ये पूरा कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से सीधे करते हैं x और x 2x, तो 2 कॉमन ले लिया तो x बचा, और 10 में से भी 2 कॉमन ले लिया तो 5 बचा। और यहां पर चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। यहां से ये कट रहा है और बस मुझे यही काटना था ताकि ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा x² के पीछे 4, ठीक, ये 4x² माइनस 40x इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 75x, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35, 2 375, तो ये आएगा कितना, ये इधर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों पार्ट को इधर लेके आना है ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या लिखेंगे, यहां 4x² माइनस ये इधर आएगा तो 115x और प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे ये देखिए, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा ये कंसेप्ट क्लियर है आपको कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालने फिर स्क्वायर करने में ये बहुत ही बिगर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ट्राई करते हैं कि एक ट्रिकी अप्रोच लगाकर इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लें। अब देखिए इसका भी मेरे पास जादू है, कहिएगा कैसे, ये देखिए मैंने आपको बार बार ये समझाया है कि रूल तो यही है कि फर्स्ट पार्ट को लास्ट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, बट हमेशा मल्टीप्लाई करने से फायदा नहीं होता है। एवं कि मैं तो कभी नहीं करता मल्टीप्लाई, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज आप भी मल्टीप्लाई ना करो ताकि कुछ तो बेनिफिट हो। तो मैं भी क्या कर रहा हूं, देखिए 4 को एज इट इज लिख देता हूं, x² को हम पीछे भी छोड़ते आ रहे हैं, अभी भी छोड़ देंगे क्योंकि मुझे पता है x² को 2 अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो 4 यहां लिख दिया, और 375 को ये मुझे पता चला ये 25 का मल्टीपल है। अब 25 16 जा 400 होता है, लेकिन ये 25 कम है तो ये हो गया 25 15 जा। अब मैं यहां कुछ टाइम के लिए रुकता हूं, देखता हूं कि इसी में से रीअरेंज करने के बाद बीच वाला कोई टर्म आ पाता है
तो वाह वेरी गुड, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 25 4 जा 100 और ये 15। तो ये दोनों अलग अलग हो गया, दोनों में निगेटिव लगाएंगे ताकि प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाए और हमारा बीच वाला निगेटिव में माइनस जो है 115x आ जाए। तो देखिए ये आ गया कितना, ये 100 और ये 15। दोनों को क्या करेंगे, यहां पर 100x माइनस 15x और यहां पर प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इनको और इनको देखिए कितना आसान हो गया। 4x कॉमन ले लीजिए, जैसे 4x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहां x माइनस 25 और यहां 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता ही है ये दोनों पहले हम लोग यहां कॉमन ले लेंगे और बचा हुआ 4x माइनस 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यदि x माइनस, अब यहां पर इफ करके शुरू करेंगे, इफ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो यहां पर कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना, ये 25। अब एक वैल्यू हमने यहां निकाल लिया। अब देखिए ये इसका हम ऑथेंटिसिटी चेक कर लेते हैं कि ये सही में है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू x का निकलेगा, या तो दोनों वैल्यू सही हो सकता है या हो सकता है कि एक नेग्लेक्ट हो जाए। तो चेक करते हैं, ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं इसका। तो x इज इक्वल टू 25 डालिए यहां, तो ठीक है, टाइम हमारा पॉजिटिव में होता है, फ्रैक्शन में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक तो वैल्यू ठीक है। यहां 25 डालिए। अब जैसे 25 डालेंगे, वाह क्या बात है, यहां 25 माइनस 10 कितना, 15, बस बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो एक आंसर तो हमारा आ गया कि जो स्मॉलर टैप है वो 25 लेता है और यहां से जो लार्जर टैप है वो कितना लेगा, यहीं से ले लीजिए। तो लार्जर टैप का जो टाइम है 25 माइनस 10 तो 15 आवर्स। चलिए अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं। अगर ये 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो तो यहां से x इज इक्वल टू 15 इधर जाएगा और x मल्टीप्लाई है तो यहां डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया, 15/4। अभी तक तो ठीक है x का वैल्यू, लेकिन ये जैसे ही x का वैल्यू हम लार्जर टैप में डालेंगे तो ये तो निगेटिव में आ जाएगा। डाल के देख लीजिए, 15/4 माइनस 10 एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस 40 निगेटिव में आ गया। इसका मतलब टाइम कभी निगेटिव में जा नहीं सकता, तो इसका मतलब इसीलिए ये क्या हो गया, रिजेक्टेड। तो यहां पर हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इस वैल्यू को डालने से जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है उसका टाइम निगेटिव में आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस का एकदम निचोड़ करके हमने बेस्ट एवर कंसेप्ट आपको दिया है। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question 10 says an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, then find the average speed of the two trains. इस क्वेश्चन से यह पता चलता है कि इसमें दो ट्रेन अलग अलग मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और जब दोनों में टाइम का कंपैरिजन किया जाता है तो पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से 1 आवर मोड़ लेती है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस लेती है। इसका मतलब हम इसको कैसे समझाएंगे वो देखिए। हम सबसे पहले एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा मैसूर और ये रहा बेंगलोर। इन दोनों के बीच 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब देखिए जैसे ही एक्सप्रेस ट्रेन चलती है और 132 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और उतनी दूरी को जब पैसेंजर ट्रेन करती है तो वो 1 आवर मोड़ लेती है। कितना क्लियर है, हम उल्टा समझ लें या इधर से समझ लें, ये सारे का सारा कंसेप्ट यहां दे रखा है। लिखा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। बस, और ये जो बीच का जो कंसेप्ट दे रखा है वो हम जानते हैं वैसे भी कि हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो बीच में वो कहां रुकती है नहीं रुकती है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बस, तो इसको लेकर ज्यादा बर्डन में नहीं आना है। बस यहां से जो मुझे मीनिंग निकालना है वो मुझे नीचे वाले लाइन से और ऊपर वाले लाइन से निकालना है। अब देखिए, अब किसी भी तरह से मुझे जब तक स्पीड नहीं पता चलेगा तो हम टाइम तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए
टाइम का कंपैरिजन दिया गया है, तो टाइम का मुझे पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे कि आप फॉर्मूला जानते होंगे, ये आया कहां से, ये आया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से अगर हम टाइम इधर लिखें तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस हमको ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है इस कैलकुलेशन में, ठीक। क्योंकि टाइम, अगर हम टाइम वाला फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो हम एक्सप्रेस ट्रेन का भी टाइम निकाल लेंगे और पैसेंजर ट्रेन का भी टाइम निकाल लेंगे, और जैसे दोनों का टाइम निकलेगा वैसे हम अलजेब्रिकली क्या करेंगे, उसको सेट कर देंगे। तो अभी इसके लिए यहां पर लिखा भी है कि देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो सबसे पहले मुझे एक ट्रेन का स्पीड सपोज करना होगा, तो हम क्या करते हैं, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड सपोज कर लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही पैसेंजर ट्रेन का स्पीड निकला, आगे दे रखा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलती है। इसका मतलब है यहां क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें 11 किलोमीटर ऐड कर देते हैं, बस हो गया हमारा काम। देखिए यहां से हमने दोनों का स्पीड फाइंड आउट कर लिया, एक को सपोज कर लिया, इसके ब्याह पर हमने दूसरा निकाल लिया। अब दोनों ही इंडिविजुअली 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से यूज करके दोनों का टाइमिंग निकाल लेते हैं। तो दोनों का टाइमिंग ऐसे निकलेगा, देखिए जब हम पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकाले तो यहां पर कितना किलोमीटर है, 132 किलोमीटर डिस्टेंस, और स्पीड है हमारा x। तो ये हुआ पैसेंजर ट्रेन के द्वारा मैसूर से बेंगलोर जाने में लगा टाइम, ठीक। अब आ जाइए, जब उतनी डिस्टेंस को एक्सप्रेस ट्रेन अगर कवर करती है तो ये एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा लगाया गया टाइम आ गया। अब ये बताइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस लेती है, इसका मतलब ये छोटी। अब इस तरह से क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो यही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि जब पैसेंजर ट्रेन में जो टाइम लगा और एक्सप्रेस ट्रेन से जो टाइम लगा, दोनों को माइनस किया तो ये 1 आ गया। ये पूरा क्वेश्चन का निचोड़ था हमारा। तो इसको आप जितने अच्छी तरह के समझ लें वो उतना बढ़िया होगा आपको। इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ लीजिए, और इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक कंडीशंस, हाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले इसको रखूं या इसको रखूं। देखिए ऑफ कोर्स ये दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो लार्जर होगा उसका वैल्यू स्मॉलर होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। और वैसे भी कॉमन सेंस लगा लीजिए कि एक्सप्रेस ट्रेन हमेशा कम टाइम लगती है, तो ये यहां पर एक्सप्रेस ट्रेन डालेंगे और यहां पैसेंजर डालेंगे तभी तो माइनस करके पॉजिटिव में देगा। तो इस तरह से आपके पास 2 3 4 इंफॉर्मेशन है, आप कोई भी अपना कॉमन सेंस लगाकर इसको इस तरह से माइनस करके 1 लिख लीजिए। अब इसको सिंपली क्या करना है, मुझे एलसीएम लेकर, जो कि ऐसे आएगा, और 132 देखिए यहां पर है, इसको क्या करेंगे, आप जानते होंगे 132 में क्यों कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो पहला जो एम है वो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाते हुए कैलकुलेशन को भी इजी तरीके से आपको बताना है। तो इसीलिए हम बारी बारी से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इसके साथ कभी नहीं करता मैं। और आप भी आदत बना लीजिए कि हेवी कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसना, क्योंकि हेवी कैलकुलेशन में फंसेंगे और आप मिस्टेक करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 132 को इधर ले आए, और अब इधर 1 बच गया तो 1 को क्रॉस करके इधर, और ये -x, इस तरह से ये कैंसल आउट हो गया। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब एक और बात, जैसे कि अभी हमने बताया कि हेवी कैलकुलेशन में नहीं फंसना, इसका कोई ना कोई तो और रास्ता होगा। देखिए रास्ता है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 132 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट करते आ रहे हैं, बट मैं नहीं करूंगा। अब कहिएगा फिर होगा कैसे, आएंगे देखते जाते हैं, सब कुछ होगा, बिल्कुल ही मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं आज। पूरा का पूरा कैलकुलेशन
एक ही चुटकियों में सॉल्व करेंगे और एक जरा सा कहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब देखिए, ये सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अब प्लस 11x, और इस पूरे को मैं इधर लिख दूंगा। ये हो गया 132 इंटू 11। अब अभी भी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्यों, जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि मुझे आंसर तक पहुंचना है। मैं विथ प्रोसीजर आंसर तक पहुंचूंगा, बट कैलकुलेशन नहीं करूंगा। कैसे, ये देखिए, इस पूरे को उठा के इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इस पूरे को इधर ले आएंगे तो 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आया कि नहीं आया, बिल्कुल ही आया। अब क्या करेंगे, देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फर्स्ट वाले में तो एक्स स्क्वायर के अलावा कुछ है ही नहीं, तो रहने देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर को हम 2 बार एक्स एक्स लिख देंगे। अब चलते हैं इसको हम लोग फैक्टराइज करने। देखिए 11 को हम नहीं छुएंगे, लेकिन 132 को हम कैसे तोड़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिक देखिएगा। 132 इंटू 11, इसको मुझे पता है कि ये 12 इंटू 11 होता है, इंटू 11। अब जिसको भी इस तरह का जो फैक्टराइजेशन है वो ओरली नहीं आता, तो प्लीज आप हमारा ट्रिकी वीडियो भी देखें, जहां पर हमने ट्रिक का बहुत सारा वीडियो डाल रखा है, तो आपके कैलकुलेशंस को इंप्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज वहां जाके उसको भी देखें आप। अब यहां देखिए, ये हो गया दोनों सेम नंबर। अब मुझे इस 12 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसमें एक का डिफरेंस हो। तो देखिए मुझे पता चल गया 4 इंटू 3 एक का डिफरेंस है, तो ये आ गया। अब देखिए, अगर हम 3 को 11 के साथ और 4 को 11 के साथ करेंगे तो यहां क्या आंसर आ रहा है, देखिए यहां आ रहा है 44 और यहां 33। आप ही बताइए कितने का डिफरेंस है, 11 का। आ गया ना एकदम, बिल्कुल ही बिना किसी भी लंबे चौड़े कैलकुलेशन का। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे ये दोनों फैक्टर उठा के यहां डाल देंगे। तो देखिए कैसे आ गया कैलकुलेशन, यहां आ गया 44x और माइनस 33x, और ये तो है ही, इसको तो छूना ही नहीं है, बिल्कुल ही पहली बार में बोल दिया था कि इसको तो कुछ नहीं करना। और देखिए अब आंसर भी आ रहा है, x यहां कॉमन ले लेंगे तो x 44 और यहां माइनस 33 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 44। कहिएगा कैसे, आप 33 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो 4 बचेगा, 4 11 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। अब फाइनली जो दोनों ब्रैकेट में है उसको एक साथ ले लीजिए और x माइनस 33 एक साथ। अब इसको अगर इफ के साथ इक्वेट करते हैं तो देखिए जैसे ही x इज इक्वल टू माइनस 44 आया, और आपको पता है कि ये तो x क्या है, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, और यहां लिखा निगेटिव में। ओ, जैसे निगेटिव में आया अपना हाथ हमने पीछे खींच लिया, क्योंकि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड निगेटिव में नहीं होता, कम से कम 0 होगा। अगर कोई ट्रेन रुकी हुई है, बरसों से एक ही जगह पर है, तो स्पीड 0 है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो ये हम यहां से काट देंगे और लिख देंगे कि सिंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द, ये सिंस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट नेवर निगेटिव, सो ये रिजेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, और ये बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल जेन्युइन आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। अब इसका देखिए वैल्यू डालिए, यहां जैसे 33 डाला बिल्कुल करेक्ट, यहां 33 डालिए, 33 प्लस 11 44, ये भी आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, यहां से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी, x प्लस 11, तो 33 प्लस 11 तो 44 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने पैसेंजर ट्रेन का भी स्पीड निकाल लिया 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन का भी स्पीड निकाल लिया 44 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए इस पूरे क्वेश्चंस का हमने सारे के सारे डेटा को एनालाइज करते हुए अच्छी तरह से हमने एक एक पार्ट को समझाते हुए, शॉर्टकट लगाते हुए, बिना कैलकुलेशंस के हम बिल्कुल ही आंसर तक पहुंच गए। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question 11 says sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. अब इस क्वेश्चन में मुझे यह समझ आ गया कि दो डिफरेंट स्क्वायर्स है, जिन दोनों का जब स्क्वायर निकाल के सम करेंगे तो कितना देगा 468, और जब दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस निकालेंगे तो देगा 24 मीटर। इसका मतलब अब मुझे समझ आ गया। और आखिरी में देखिए क्या निकालना है, इन दोनों का साइड निकालना है।
तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, कंफ्यूजन है। हमारे पास दो रास्ता है, एक तो हम सिंगल वेरिएबल लेकर स्टार्ट कर दें, और एक जब हम दोनों अलग अलग स्क्वायर का और अलग अलग साइड लेकर और अलग अलग निकाल कर और एक का वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे वाले केस पर। तो हम दोनों के लिए डायग्राम बनाते हैं। एक हमने बिगर स्क्वायर बनाया और एक हमने स्मॉलर स्क्वायर बनाया। अब इसका हम मान लेते हैं कि इसका साइड x है और इसका साइड y है। ठीक, ये दोनों ही स्क्वायर है, 90 डिग्री कर देते हैं, और ये भी इस तरह से अच्छे से समझने के लिए ये दोनों ही स्क्वायर। अभी दोनों को जैसे हमने x और y माना है, इसको हम लिख देते हैं, लेट द साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर और द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर। यहां हमने देखिए फर्स्ट टाइम हम दो अलग अलग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को सपोज कर रहे हैं। अब इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, हम एक ही सिंगल वेरिएबल के साथ फंसे ना। ये हो गया। अब हम फर्स्ट पार्ट को अब अभी हम लोग कंसीडर नहीं करते, थोड़ा सा अगले वाले पार्ट पर चलेते हैं। अब आपको यह बात पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर जानते हैं आप लोग, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए होता है, और ए जहां पर साइड होता है। तो ये हमारा हो गया पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज दिस, और मैं पहले से मान चुका हूं यहां पर, और चाहे तो यहां लिख भी सकते हैं कि वेयर x इज ग्रेटर देन y वैल्यू में। अब हम क्या करते हैं, दोनों का पेरीमीटर निकालते हैं। तो देखिए डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर लिख भी देते हैं साथ में, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर कितना जी, देख लीजिए पेरीमीटर हो गया कितना, 24 मीटर। अब डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर मतलब बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है, तो दोनों का क्या करेंगे, यहां ये बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर है, देखिए 4x अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो आपको मैं फॉर्मूला भी साथ साथ बताता जा रहा हूं, फिगर का कंसेप्ट भी बताता जा रहा हूं, और जहां जहां जिस चीज का जरूरत पड़ेगा वहां वहां मैं बताता जाऊंगा। ये हो गया बड़ा स्क्वायर का पेरीमीटर, और इस तरह से छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर, और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 24। यहां से 4 कॉमन ले लीजिए, जैसे 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, यहां से काट दीजिए। मन करे तो इसको नीचे भी ले जाकर के आप कैंसल आउट कर सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां लिख दीजिए। अब यहां से देखिए क्या फायदा हो गया, यहां से एक काम करिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y को इधर ले जाएंगे, 6 को इधर ले जाएंगे, तो कितना होगा, ये इधर जाएगा तो ये होगा x माइनस 6। कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए, दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 6। अब क्या करेंगे, ये देखिए, जैसे ही हम यहां पर ये वाला वैल्यू लिख लिया, अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब आगे वाले भाग पर। अब कह रहा है कि दोनों का स्क्वायर कितना है, जब सम करेंगे तो 468। तो अब करते हैं नाउ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ये एरिया है, एरिया ऑफ द लिखा है ना, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट और एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेकेंड, दोनों को सम करेंगे तो 468। अब जब इसमें y का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसको a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला दे रखा है नीचे, a माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा हम खोल लेंगे, तो क्या खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 36 इज इक्वल टू 468। अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 12x, और जब इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, माइनस 432 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इधर आएगा, ये प्लस में है, इस तरह से आ गया। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए पूरे में से, ताकि ये कैलकुलेशन आसान हो जाए। और जब हम ये कॉमन ले लेंगे तो ये छोटे छोटे नंबर बन जाएंगे, जिसका फैक्टराइज करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहां से जैसे 2 कॉमन लिया,
स्क्वायर माइनस 6x और ये माइनस कितना हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 0, ऐसे कॉमन, ये 2 इधर जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसको इधर ले जाके 0 से डिवाइड कर दीजिए, यहां से 0/2 तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये पूरा का पूरा फैक्टर आया, आपको पहले भी बता रखा हूं कि हमारा काम कम से कम स्टेप में अच्छे से आंसर निकालना है बिना गलती के, तो मैं मेहनत नहीं करूंगा। अब एक बार इसको देखता हूं कि कुछ यहां पर भी लॉजिक लगाकर ये मेरा फैक्टर बनता है, तो ट्राई करता हूं। देखिए 216 निगेटिव में है और ये स्क्वायर है, तो नंबर नहीं बदला दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन मुझे ये बात पता है कि यहां माइनस है, तो अभी छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे प्लस माइनस करके माइनस आ रहा है कि नहीं। इसको मैं क्या कर रहा हूं 2 इंटू 108, और जैसे मैंने 108 देखा मुझे लगा ये तो 18 6 108 होता है, और जैसे ये पता चला तुरंत इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें 18, तो मैंने ये देखा कि 216 को हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर हमने फैक्टराइज किया, तो ये बन गया 12 इंटू 18, और जैसे 12 इंटू 18 लगा, ये पूरा को मैं पूरा सिचुएशन देखते हुए यहां पर इसके पीछे माइनस लगाकर इसके पीछे प्लस लगाकर यहां डाल दूंगा, तो ये देखिए क्या आ गया -18x और +12x -216 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया x -18, और यहां अगर प्लस कॉमन लेंगे तो यहां कितना हो जाएगा x -18 इज इक्वल टू 0, और फाइनली x -18 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर x +12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो बिल्कुल ही सही है, x -18 इज इक्वल टू 0, अगर इफ से स्टार्ट करते हैं इसको तो ये कितना दे दिया x इज इक्वल टू, यहां पर एक काम करिए या x -18, तो ये हो गया इफ x -18 इज इक्वल टू 0, तो क्या दे दिया x इज इक्वल टू 18, और ये x इज इक्वल टू 18 दे दिया, तो y का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, कितना दे दिया y इज इक्वल टू 18 - 6, तो ये हो गया 12, तो ये दोनों ही हमारा आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट वाले को करते हैं, और x + 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x + 12 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ रहा है -12, लेकिन ये -12 तो निगेटिव में है। अब आप भी बताइए कि x की वैल्यू निगेटिव में हो सकता है क्या, ये स्क्वायर का साइड है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, और लिख देंगे कि सिंस साइड ऑफ द स्क्वायर नेवर नेगेटिव। तो इस तरह से हमने पूरा अच्छी तरह से आंसर निकाल लिया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।